ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 11th का एक बेसिक पोर्शन भी होता है। अगर ये आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आप ये समझिए कि 11th के मोर देन चैप्टर में इसका यूज़ हम कर देंगे, अगर ये चैप्टर आपको आता है तो। अदरवाइज हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और थोड़ी नहीं, अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को आप बहुत मजबूती के साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़, तो देखिए फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड होता है वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड हमारा होता है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, देखिए हमारा जो मेन पोर्शन है वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब आप ये समझिए कि वेक्टर वाले चैप्टर में हम इसी पोर्शन के बारे में मोर देन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी किसे बोला जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only are called scalar quantities। हम इसमें ये बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ आई। इसको शॉर्ट तरीके से हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स है। ठीक है, जैसे आप देखिए 5 kg या 5 मीटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हम स्केलर क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसे हम जैसे 5 सेकेंड, 5 घंटे, 5 मिनट, इस तरीके से हम मेज़र करते हैं। हम कभी इसमें डायरेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। तो टाइम हुआ, फिर लेंथ हुआ, डिस्टेंस, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो स्पीड, फिर जैसे वर्क डन, एनर्जी एक्सेट्रा, ये। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होती है, और इसके कुछ ये एग्जाम्पल्स रहे कि टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, एनर्जी, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे बोले जाता है। देखिए अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट और है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। तो इस वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। इसमें हम बोलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude
डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ also are called वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये बात समझ में आई। तो चलिए हम शॉर्ट तरीके से इसको भी देख लेते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हुई तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, और वो जो होगा वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। तो वेक्टर एडिशन लॉ ये भी इसके पास होगा। ठीक है, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेट्रा। अब इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी की सारी बातें निकलते चली आएंगी कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन स्केलर क्वांटिटी, हम सारी चीज़ों को अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो खैर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में कि टेंसर क्वांटिटी बोला किसे जाता है। तो देखिए हम कहते हैं कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो बट वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो न करें, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी में अभी आप एक ही एग्जांपल ध्यान रखिए जिसका नाम होता है करंट। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब टेंसर क्वांटिटी के बारे में। तो हम कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब समझिए इसको शॉर्ट तरीके से कि टेंसर क्वांटिटी की कभी भी बात हो तो हम कहेंगे कि टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, केवल ये नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। इसमें एक ही एग्जांपल ध्यान रखिए, करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वांटिटीज़ के बारे में देखा है कि क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो तीन टाइप की, खैर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो तीन टाइप का हमने देखा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो समझिएगा, देखिए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की हेल्प लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम बोलते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई और स्ट्रेट एरो। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक स्ट्रेट एरो के द्वारा। देखिए जैसे ये रहा, ठीक है। तो ये एक एरो है, मीन्स ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अच्छा, ए से बी के बीच की लेंथ हम मान लेते हैं एल। देखिए ए वाले पोर्शन को बोला जाता है टेल, या इसी को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, बी वाले पोर्शन देखिए यहाँ पे एरो जाके ख़त्म होती है। एरो का जहाँ हेड होता है, ये हेड है, ठीक है। इसको हेड बोला जाता है, या इसे हम बोलते हैं टिप, या इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। कभी भी ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, ऐसे बोला जाता है। ए और बी, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। एरो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन से टर्मिनल पॉइंट की तरफ जाता है। हमेशा सबसे पहले ओरिजिन या टेल रहेगा, उसके बाद हेड रहेगा, दोनों पे एक तीर लगा देंगे। यही रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, ठीक है। इसमें कुछ और बातें हैं, हम बात करेंगे अब मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो देखिए हम बोलेंगे कि देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी, या लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, ऐसे लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा। ए से बी की जो लेंथ होती है ना, वही वो लेंथ बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसी को हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर का मॉडुलस या मॉड जो बोला जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप लिखेंगे ए बी वेक्टर और दोनों तरफ से ये डंडी लगा देंगे, ठीक है। इसी डंडी को बोला जाता है मॉडुलस, और ये दोनों तरफ से लगता है, ठीक है। और जो मॉडुलस होता है यही रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस ही बताता है हमें लेंथ के बारे में। तो आप तीनों चीज़ें लिख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर का मॉड है, मीन्स ये है, ये मॉडुलस होता है, या इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या इसी को लेंथ बोलते हैं, और ये बराबर होगी एल के, ठीक है। ये होगा। चलिए इसमें कुछ बातें और समझ लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ये लिखता हूँ, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिखना हुआ ना, तो हम लिखेंगे बी। देखिए ये हमारा ओरिजिन है, बी हमारा ओरिजिन है, और ए हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो हम बी से ए की तरफ आएंगे तो लिखेंगे बी ए वेक्टर, ठीक है। ये चलिए हम बात करेंगे डायरेक्शन सेंस की, ठीक है। डायरेक्शन सेंस, अब इसमें समझिए। देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देख लें। तो देखिए ये रहा ओरिजिन, ठीक है। हम यहाँ खड़े हैं, इसके राइट साइड जो होता है ईस्ट होता है, तो लेफ्ट साइड वेस्ट होगा, हेड की तरफ नॉर्थ होता है, और पैर की तरफ साउथ होता है, ठीक है। ये आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब वेक्टर सेंस, डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझते हैं। देखिए जैसे ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी दे देता है और वो बोल देता है जैसे ये फोर्थ है, ठीक है, 5 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करिए या फिर बताइए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं
कि 5 न्यूटन 30 डिग्री, ठीक है। अब समझिए कि इसमें से क्या लिख सकते हैं, क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों चीज़ों को समझिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखिए हम मूव कर रहे हैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो हम इसको, अच्छा ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट का नॉर्थ, ये मतलब होता है। फिर इसका मतलब होता है नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देखिए हमें जिधर मूव करना होता है, मतलब आप ये देखना है ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है। तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि जिधर को, मतलब ये जो लास्ट वाला है ये हमें बताता है कि यहाँ बैठिए, और पहला हमें बताता है कि ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल टू दिस, इसकी तरफ मूव कीजिए। ये हमें बताता है कि इस पे आप बैठ जाइए और इसकी तरफ ट्रैवल कीजिए, ठीक है, ट्रेवल्स टू दिस, ये मतलब है। तो देखिए दोनों में से करेक्ट कौन है अब ये समझते हैं। तो देख यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये है कि इस पे बैठिए और इसकी तरफ ट्रेवल कीजिए। तो इस पे बैठिए और इसकी तरफ ट्रेवल कीजिए, कितना 30 डिग्री। तो ये तो अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है। सेकेंड देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ पे बैठिए, नॉर्थ पे बैठिए और 30 डिग्री ईस्ट की तरफ ट्रेवल कीजिए। लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि हम ईस्ट पे बैठ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री मूव कर रहे हैं, मतलब ये करेक्ट है। कभी भी लिखना हुआ तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं, शायद ये पूरी बात समझ में आ जाए। अगर आपसे बोल देता है यहाँ पे 10 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को इस पे रिप्रेजेंट करिए कि कैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट आप करेंगे। तो देखिए ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ, ठीक है। अच्छा हमें वेस्ट की तरफ, वेस्ट ये बोला है कि साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट पे हमें बैठना है और साउथ की तरफ हमें ट्रैवल करना है, मतलब यही है इसका, इधर की तरफ ट्रैवल करना है। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट पे बैठेंगे। तो वेस्ट हमारा रहा ये, साउथ की तरफ ट्रैवल करना है, मीन्स इधर ट्रैवल करना है। वेस्ट पे बैठना है और ट्रैवल करना है साउथ की तरफ, कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो आप ऐसे बनाइए और यहाँ से ये 60 डिग्री इधर की तरफ ट्रैवल कीजिए, ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, ये तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये पूरी बातें। यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोल रहा है कि रिप्रेजेंट 20 न्यूटन फोर्स, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ये बोल रहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सेकेंड हमसे बोल रहा है 45 डिग्री साउथ ईस्ट, थर्ड हमसे बोल रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये बोल रहा है। और यहाँ पे हमें इसको इसी ग्राफ के ऊपर मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट के लिए देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ये हो गया। बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पे आप बैठिए और ईस्ट की तरफ ट्रेवल कीजिए। तो नॉर्थ पे हम बैठेंगे और ईस्ट की तरफ ट्रेवल करेंगे, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आप ऐसे आइए, यहाँ से ऐसे ट्रेवल कीजिए, ये 30 डिग्री रिप्रेजेंट हो गया, ये होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ऐसे सेकेंड की हम बात करें तो सेकेंड की हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम थर्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि सेकेंड में साउथ ईस्ट की केवल बात कर रहा है, ठीक है।
तो हम थर्ड की बात कर रहे हैं, तो लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट पे आप बैठिए और नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कीजिए, ठीक है। तो वेस्ट पे हम बैठे और नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं 60 डिग्री, मीन्स ऐसे ये और ये ऐसे, ये बन गया। तो ये 60 डिग्री हो गया और ये जो मैग्नीट्यूड दिया है ये 20 न्यूटन है। तो इसी को बोला जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ऐसे। अब हम थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड में क्या है। तो देखिए थर्ड में हमसे ये बोल रहा है कि 45 डिग्री साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगर कभी भी केवल इस तरीके से दे दे ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, तो बात एक ही यहाँ पे दो बातें नहीं है। दो बातें यहाँ पे होती है कि आप इसको वेस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं लिख सकते। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब दूसरा है और नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब दूसरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ दोनों का मतलब एक ही है। ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। जब कभी भी इस तरीके से दे दे तो इसका मतलब हमेशा होता है कि इन दोनों के मिड से ये गुजरने वाला है, मतलब ऐसे ये 20 न्यूटन। अब इसमें क्या होता है ना कि आप इधर से भी 45 पा सकते हैं, इधर से भी 45 पा सकते हैं। इसका मतलब बस यही होता है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है केवल कि 45 डिग्री या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब केवल इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। जैसे इसको हमें बनाना पड़े नॉर्थ ईस्ट बोल दे, जैसे बोल दे कि 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, तो हम क्या करने वाले हैं 45 डिग्री दे या न दे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट दे देता है तो हम नॉर्थ और ईस्ट के मिड से ऐसे गुजार देंगे, मीन्स यहाँ से 45 ले सकते हैं और यहाँ से भी 45 डिग्री ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर वेस्ट साउथ दे दे, केवल बोल दे कि 20 न्यूटन वेस्ट साउथ, इसका क्या मतलब है। या फिर ऐसे भी बोल दे कि साउथ वेस्ट, तो कोई बात नहीं है, इसको यहीं से मिड से गुजार देंगे, काम खत्म। यहाँ से आप वेस्ट से 45 डिग्री आ जाइए या साउथ से 45 डिग्री आ जाइए, बोथ आर सेम। ये बात समझ में आई। अगर आपसे ये पूछ देता है कि 20 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, तो 20 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है नॉर्थ और वेस्ट के मिड से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपको बताएगा कि वेस्ट से मतलब आप इधर से 45 डिग्री ले लीजिए या इधर से 45 डिग्री ले लीजिए, मतलब ये होता है, ठीक है। आपको कभी भी ये ऐसे नहीं देगा कि 30 डिग्री साउथ वेस्ट या फिर इस तरीके से आपको नहीं देगा, ठीक है। जब कभी भी देना हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री तो ऑफ लगा के देगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम देखने वाले यहाँ पे हैं प्रॉपर वे में इसकी डेफिनीशन और कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और पैरेलल वेक्टर होता है तो उनके वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है ये देखना है। फिर हम देखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। फिर हम देखेंगे इक्वल वेक्टर, फिर कोइनिशियल वेक्टर, फिर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोला जाता है ये हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। फिर बात करेंगे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है 1D में, 2D में, 3D में, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि द वेक्टर्स
which either along same line or along parallel lines are called collinear vector। collinear vector, ये बात समझ में आ रही है? अब समझिएगा इसको, हम बोल रहे हैं कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों सेम लाइन के अलोंग है, तो इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के अलोंग हो बट पैरेलल हो, ठीक है, अलोंग हो और पैरेलल हो, तो भी इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, एक बात इसमें और समझते हैं डायरेक्शन को लेके कि कोलिनियर वेक्टर में सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए या सेम लाइन के अलोंग हो या फिर पैरेलल लाइन के अलोंग हो, तो भी हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, ये बोलते हैं। बट इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि कोलिनियर वेक्टर में दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, बट ये अगर दोनों सेम लाइन के अलोंग होने चाहिए, ठीक है, तो भी हम बोलते हैं कि ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है अगर डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब भी हम इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, हम इन दोनों को भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक पैरेलल लाइन के अलोंग हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन के अलोंग हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों भी होंगे कोलिनियर वेक्टर और ये भी होंगे कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर की बात समझ में आई, ये होता है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर उन वेक्टर्स को बोला जाता है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि दो कोलिनियर वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। तो चलिए हम सेकेंड की बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो बोलेंगे यहाँ पे टू कोलिनियर वेक्टर्स having same direction are called parallel vectors, ठीक है, ये बोला जाता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो हम इनको बोलेंगे ये भी पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कम हो या ज़्यादा हो, बट ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक दूसरे के पैरेलल हो मीन्स डायरेक्शन अगर सेम हो तो पैरेलल वेक्टर होंगे, इनकी लेंथ या मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा थीटा, वो आता है 0 डिग्री। आप इस बात को समझिएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये भी इधर ये भी इधर, दोनों देखिए ऐसे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल देखिए, इसका ये हेड है, इसका ये हेड है, तो जब देखिए ऐसे होता है, इस तरीके से लाते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का हेड अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो तो ये आता है 180 डिग्री। अगर एक ऐसे हो और दूसरे का हेड उसके परपेंडिकुलर हो तो ये आता है 90 डिग्री। तो ये समझ जाइएगा कि अगर दोनों का हेड सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है,
दोनों का हेड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री होता है। दोनों का हेड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं, फिर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे पैरेलल वेक्टर से रिलेटेड। देखिए जैसे एक वेक्टर ये है, हम बोल दे रहे हैं कि ये 20 न्यूटन का है। एक वेक्टर ये है 40 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे। चलिए ये हो गया हमारा एक अब स्टैंडर्ड पॉइंट है पैरेलल वेक्टर के बारे में। ठीक है, देखिए कभी भी पैरेलल वेक्टर हो, अच्छा पहले समझ लेते हैं। देखिए एक वेक्टर हमें दिया गया है, हम ले लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ये दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आप इसे ध्यान से समझिएगा, हालांकि हमें कुछ नहीं पता है अभी कि ये सब क्या है, बट आप ये बस ध्यान रखिए कि ये ऐसे वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से हम बी वेक्टर एक और ले लेते हैं, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है। तो हम बोलते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा। देखिए तो जो आई कैप है इनका रेशियो और जो जे कैप है इनका रेशियो और के कैप का रेशियो जो है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, कब? जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तब। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड। ठीक है, तो इनका रेशियो आपस में बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो वेक्टर देखे ये वेक्टर है ये वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोई इनमें से अननोन क्वांटिटी रहेगी, उसी अननोन क्वांटिटी को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा पैरेलल वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर कि एंटी पैरेलल वेक्टर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो हम थर्ड देखते हैं अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो हम यहाँ बोलेंगे कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये बात समझ में आई। दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। समझिएगा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को, ये दोनों पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी, देखिए लेंथ सेम है, लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, कोई ज़्यादा कोई कम, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये भी एक दूसरे के पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों भी कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, तो एंटी पैरेलल वेक्टर आपको बात समझ में आ गई। इसमें एक स्टैंडर्ड पॉइंट इसमें भी देख लें। तो देखिए हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल के बीच का जो एंगल होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है मीन्स थीटा, वो होता है 180 डिग्री। क्योंकि अभी हमने समझा था
कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखिए सेम डायरेक्शन का मतलब ये, तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। लेकिन अगर एक वेक्टर ये दे दे और दूसरा वेक्टर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये दे दे, तो दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल एंगल, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ओके, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। तो देखिए, अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। तो समझ लेते हैं यहाँ पे तो हम देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले ये तो लिख लें किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ है जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर। तो हम यहाँ बोलते हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम या फिर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction are called equal vector। इक्वल वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। देखिए, एक वेक्टर ये रहा, हम मान लेते हैं ए वेक्टर है। एक वेक्टर ये रहा, ये है बी वेक्टर। देखिए दोनों की लेंथ सेम है। अगर हम इसकी लेंथ, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें एल, और इसके भी मैग्नीट्यूड अगर एल हो, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन सेम। अगर यहाँ के लेंथ की बात करें, मीन्स मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड या लेंथ भी सेम। तो इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड पॉइंट इसको देखिएगा, हम बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। मीन्स ये ऐसे, दूसरा भी ऐसे, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 0 डिग्री। ये बात समझ में आई? अच्छा, इक्वल वेक्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ये दिया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे देन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स। ठीक है, मतलब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है, कोफिशिएंट है वो, और जो आई कैप का कोफिशिएंट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब देखिए, ये बराबर होगा, जे कैप का भी कोफिशिएंट आपस में बराबर होगा, मीन्स ए वाई इज इक्वल्स टू बी वाई। उसी तरीके से बराबर होगा ए जेड इज इक्वल्स टू बी जेड। ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बोलते, या फिर कोई भी अगर सपोज करिए कि अननोन क्वांटिटी आ जाए, जैसे इसमें से कुछ भी अननोन क्वांटिटी दिया हो और उसके बारे में पूछे, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर के। तो अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर के बारे में कि को इनिशियल वेक्टर किसे बोला जाता है। को इनिशियल वेक्टर, इसमें हम बोलते हैं कि वो वेक्टर्स जिनके ओरिजिनेट पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। तो हम यहाँ बोलेंगे द वेक्टर्स
which originate from same point are called co-initial vector। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एग्जांपल जैसे देखा जाए इसको, तो मान लीजिए कि ये है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, एक वेक्टर यहाँ से निकला, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा, फोर्थ वेक्टर ये रहा। तो अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनेट पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ये होता है को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में, कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जीरो वेक्टर हम बोलते हैं कि ऐसे वेक्टर या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे बोला जाता है जीरो वेक्टर। तो बोलेंगे द वेक्टर whose magnitude is zero called जीरो वेक्टर। देखिए इसी को नल वेक्टर भी बोला जाता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको डिनोट किया जाता कैसे जाता है। तो हम बोलेंगे डिनोटेड बाई, देखिए ये ओ रहा, इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दीजिए, इससे डिनोट किया जाता है इसको। ये बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की, कि कोप्लेनर वेक्टर किसे बोला जाता है। देखिए ये सब वेक्टर जो कुछ वेक्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो लगेगा कि नहीं इसकी इम्पोर्टेंस है, हम उसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, और जो बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उनको वैसे ही देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। कोप्लेनर वेक्टर हम बोलते हैं कि द वेक्टर विच लाइज in same plane called coplanar vector। ये बात समझ में आई? चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा रहा x और ये रहा y, तो जो ये x और y है इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये बात समझ में आ रही है? चलिए यहीं पे तीनों समझ लेते हैं। यहाँ पे ये z होता है परपेंडिकुलर, इन्हीं के परपेंडिकुलर, तो ये z है। तो इस वाले प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये वाला जो प्लेन मिलेगा हमें, ये वाई जेड प्लेन होता है। ये वाला जो प्लेन है इसको एक्स जेड प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक कोई ए वेक्टर है, फिर ये रहा बी वेक्टर और फिर ये रहा सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ये तीनों के तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं, तो हम इनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, देख यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब इम्पोर्टेंट काफ़ी है तो इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जो ये यूनिट वेक्टर होता है ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, आप इस पे स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अच्छे से हमें इसको देखना भी पड़ेगा। चलिए हम समझते हैं कि यूनिट वेक्टर किसे बोला जाता है। तो देखिए अ वेक्टर whose magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है।
ठीक है, आगे की बात करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैप, मीन्स यूनिट वेक्टर को हम एक कैप के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हुआ कि एक वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देखिए हम ऐसे बोल देंगे कि ए कैप ये यूनिट वेक्टर है, बी कैप लिख देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अगर ए बी कैप लिख दें तो हम बोलेंगे कि ए बी ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, यूनिट वेक्टर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए ये जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर हमें कुछ और प्रोवाइड नहीं करता है, वो केवल हमें ये बताता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, केवल यूनिट वेक्टर से हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई वेक्टर ले लिया ए, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, हमें एक वेक्टर दिया है और फिर एक मैग्नीट्यूड दिया है, हमसे पूछता है कि यूनिट वेक्टर बताइए। तो देखिए होता क्या है, ए कैप लिखेंगे, ए कैप ये हमें प्रोवाइड करेगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ए कैप इज इक्वल्स टू ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड। तो ऐसे समझिएगा कि ए कैप हमने अभी देखा कि ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, ये है वेक्टर और ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर हमसे कभी भी पूछ देता है कि वेक्टर बताइए कैसे आप निकालेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये होता है वेक्टर। मतलब अगर कभी हमें कोई वेक्टर बताना पड़ जाए तो हम सामने वाले से ये बोलेंगे कि आप मुझे मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर दो और डायरेक्शन प्रोवाइड कर दो, मैं आपको वेक्टर बना के दे दूँगा। ठीक है, ये होगा। तो ये समझ में आपको आया कैसे हो रहा है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमें वेक्टर कैलकुलेट करना पड़े तो हम बोलते हैं कि वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो ए कैप की डायरेक्शन होती है ना, वो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की होती है, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही ए कैप की भी डायरेक्शन होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अ यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, सो इट हैज़ नो यूनिट, इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। इसके बाद इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर से केवल हमें डायरेक्शन ही मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन देखना होगा तो हम अभी देखेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, बोल रहा है कि इसकी डायरेक्शन बताइए, या फिर हमसे ये बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए। मीन्स हमसे बोल रहा है कि ए कैप क्या होगा वो बताइए। तो देखिए हमने अभी देखा था कि ए कैप इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं तो हम मॉड से करते हैं। ठीक है, मतलब इसी वेक्टर का अगर मॉड निकाल लें तो वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, रूट में आई कैप का जो कोफिशिएंट है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1, ये आ जाएगा √9 और √9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ये बात समझ में आई। अब देखिए हमें लिखना है ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3। ठीक है, ये निकल के आ गया यूनिट वेक्टर। तो बस यही आंसर रखना, इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, चलिए ये हो